हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हमारा हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 2 है, यानी लेसन नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी की पेडागोजी का पहला चैप्टर हमने करवाया था। टोटल हिंदी की पेडागोजी में 9 चैप्टर होते हैं और 9 के 9 हम धीरे-धीरे करवाएंगे। एक आ चुका है, आज दूसरा है। अगर कंप्लीट चैप्टर की पूरी बुकलेट आपको डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके साथ साथ हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज भी दिए हैं और पूरे भारत में स्टडी मटेरियल मंगवाने के लिए बाय कोरियर आप मंगवा सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है दूसरे नंबर का, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल और नोट्स के पूरे सेट होते हैं। इस तरीके की बुकलेट आपको पूरे सेट के रूप में आपको बाय कोरियर मिलती हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की बुकलेट, उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी की बुकलेट आपको साथ में मिलेगी। और आप लोग इस नंबर के ऊपर अपना नाम, अपना सिटी, अपना सब्जेक्ट और एग्जाम कौन सा देना है वो लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान ही होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, सुविधाओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण के समय विषय पर बल दिया जाता है और इस समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भाषा शिक्षण से हमारा बालकों को भाषा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करना ही है। भाषा की शिक्षा देते समय भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कुछ सिद्धांतों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी जब भी आप भाषा की किसी भी लैंग्वेज की शिक्षा देते हैं तो उस लैंग्वेज का नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी सिद्धांत उस भाषा के लिए हैं वो आपको पता होने चाहिए। भाषा से संबंधित सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में पहला ही सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण करते समय भाषा और उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक बहुत सारे उपाय भी करता है, जैसे किसी वस्तु का मॉडल, किसी वस्तु का चित्र दिखा करके बच्चों को उसके बारे में समझाना, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्राय सभी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनमें अगर आप शिक्षा शास्त्रियों की बात करेंगे तो फ्रोबेल, डेवी, गांधी, पारक, मोंटेसरी, इन सब ने यही कहा है कि इस सिद्धांत के ऊपर बल देना जरूरी है। भाषा की शिक्षा के समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे जैसे छात्र किसी काम को करते हैं वैसे वैसे वो उस काम को आसानी से सीख भी जाते हैं। इससे कक्षा का वातावरण भी गतिशील होता है। तीसरे नंबर का सिद्धांत जो है वो है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक यह का ये मानना है कि पाठ जितना तेजी से बालक याद करते हैं उसमें तीव्रतर गति से वो उसको मेमोराइज भी कर लेते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत भी आवश्यक माना जाता है। चौथे नंबर पे है जीवन समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक लेवल के ऊपर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही अपने ढंग से एक नए संसार की
कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, जो उनका वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। अतः टीचर को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री चुने, उसका संबंध उनके जीवन से ज़रूर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए, अतः जिससे वो आराम से उसमें रुचि लें और वो उसको अपने साथ फ़ील भी करें। उसके बाद है 5वां सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेकों उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों का ज्ञान, उनमें कौशल, उनकी रुचि, उनकी अभिव्यक्तियों आदि का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होती है। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना और किसी के ऊपर बिल्कुल ही बल ना देना, दोनों ही गलत हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक होता है। पाठ्य सामग्री यानी सिलेबस की एक रूपरेखा होनी चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से शिक्षक का कार्य ये माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छठे नंबर का सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर जोर दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, अलग-अलग सभी जितने भी बच्चे होते हैं, सबके अंदर अपनी इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, अलग-अलग सबकी अपनी-अपनी विशेषताएं और कमियां होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता है, तो किसी का लिखाई अच्छी नहीं है, किसी का वाचन अच्छा नहीं है, तो किसी का लेख शुद्ध नहीं है, कोई मौन बैठ नहीं पाता है, तो कोई बहुत लंबे समय तक बोलता ही नहीं है। कई बार ये जो तथ्य हैं, ये बिल्कुल अलग-अलग आपको पाए जाएँगे। इसलिए अध्यापक को इन सभी व्यक्तिक विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण देना चाहिए, शिक्षण प्रदान करना चाहिए यानी पढ़ाना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। 7वां सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। 7वां सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। अब कर्म के सिद्धांत में क्या है? कर्म के सिद्धांत में कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अलग मिलेंगी, क्योंकि इस तरीके से जैसे व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, उसका एक अगला पायदान आपको कर्म का मिलेगा। अध्यापक भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 पेज पढ़ाता है, व्याकरण के नियम बताता है और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणामतः भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए ही बोलकर समझाने, लिखकर समझाने, सुनकर समझाने और पढ़कर समझाने की आवश्यकता होती है। यानी दोनों तरीके से आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको चारों पैमाने पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। सिखाने के लिए आपको बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, चारों ही पायदानों को लेकर के आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है जीवन एवं अनुभव से संबंध का सिद्धांत। जीवन और अनुभव से संबंधों का सिद्धांत की बात जहाँ तक है, ये कहता है कि जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी जीवन एवं दैनिक जीवन से संबंध होता है और जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनुभव में आती है, उनसे यदि शिक्षण का संबंध जोड़ दिया जाए, तो अध्यापन कार्य आसान हो जाता है और बच्चे आसानी से सीख बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन और अनुभवों से संबंध अगर जो आपको पढ़ना है, अगर उसका संबंध आपके जीवन, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से, आपके अनुभव से है, तो आप आसानी से सीख भी जाएँगे और पढ़ाने वाले को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद 9वां है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत में ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता था, पाठ को पढ़ाता था, धारा प्रवाह यानी स्पीड से बोलता था। कक्षा के बालक मूल श्रोता बनकर सुनते थे, परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे, गूंगे जैसे बैठे हों, तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं होगा। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। उसके बाद 10वां सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। अब चयन के सिद्धांत में आप ध्यान से देखेंगे
तो चयन के सिद्धांत में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा होंगी आपके लिए, जिनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगी। हिंदी भाषा चयन के सिद्धांत में क्या होता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी कोई सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल और सहज बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा हो और वो अलग-अलग बहुमुखी प्रयास भी करना जानता हो, जो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। उसके बाद 11वां सिद्धांत आपका है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जैसा हम बोलते हैं ना, जो शिक्षा है वो बालक के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। यानी जब तक बालक के ऊपर केंद्रित शिक्षा नहीं होगी या शिक्षण नहीं होगा, तब तक वो चीज़ कामयाब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्म विभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाएँ या बालकों से कनेक्टिविटी टूट जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। बालक को स्वभाव, समता, रुचि, सतर आदि का ध्यान रखकर ही आपको टीच करना चाहिए। 12वां सिद्धांत जो है आपका, वो है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत में शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूढ़ से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस तरीके के आपको सिद्धांत सूत्रों पर चलना होता है। 13वां है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य के सिद्धांत में बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ स्वयं स्वमिता मतलब स्वयं को भी उसमें देखता है। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ-साथ साहचर्य होना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये कहता है कि आवर्ती का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवर्ती का बहुत बड़ा महत्व होता है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाए, वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए आप दोहराने की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए, उसका दोहराना उसी समय, उसी दिन हो तो और ज़्यादा कामयाब होगा। साथ-साथ जब भी मौका मिले, उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करके रहना चाहिए। दोहराव की प्रक्रिया को दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता है। उसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत में जैसे आवर्ती में दोहराव की बात हुई, तो अब आप बात करेंगे अनुकरण के सिद्धांत की। अनुकरण के सिद्धांत में भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे-जैसे बच्चे को कोई चीज़ आप सिखाते हो, तो बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर और गति आदि का अनुकरण करते हैं। जैसा जैसे बच्चा टीचर बोलेगा, वो वैसा ही बोलेंगे। जैसे वो टीचर लिखेगा, वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे टीचर की स्पीड होगी बोलने में, उतना ही बोलने की कोशिश करेंगे। यानी अनुकरण, आगे-आगे आप, पीछे-पीछे हम। इस विचारधारा के साथ ये सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। उसके साथ-साथ ये वो सारे सिद्धांत थे, जो आप लोगों के इससे रिलेटेड थे। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे भारत में सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के नोट्स ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर कॉल